नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। राजधानी भोपाल में देश की सबसे बड़ी विश्वसनीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक दलाल मनीष ने बैंक के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर ग्राहकों से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है। दलाल मनीष लोन कराने के नाम पर ग्राहकों से मोटी रकम वसूल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में कैसे बैंक के शीर्ष अधिकारी भी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। जी हां, ये है देश का सबसे भरोसेमंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां एक दलाल मनीष ग्राहकों से लोन कराने के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र राय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से दलाल मनीष की शिकायत की है। धीरेन्द्र राय का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी राजा राम को एसबीआई की हबीबगंज शाखा से 4,30,000 रुपए का पर्सनल लोन हुआ है। वहीं इस लोन के एवज में दलाल मनीष ने 80,000 रुपए की रिश्वत ले ली है। नगर निगम का एक छोटा कर्मचारी है और उसने अपनी फैमिली के कुछ जरूरतों के लिए स्टेट बैंक से लोन लेना चाहे, जिसमें उसे 4,30,000 का लोन एक मिडिलमैन मनीष कुमार के द्वारा दिलवाया जाता है और ब्रांच के अंदर उसे 4 तारीख को ले जाया जाता है और 7 तारीख को लोन सैंक्शन किया जाता है और उसके बाद उससे 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। वहीं धीरेन्द्र राय ने अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की है, जिसमें पता चला कि चेयरमैन के निर्देश पर अरेरा हिल्स शाखा की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच अधिकारी, सहायक महाप्रबंधक और एक मुख्य प्रबंधक ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दलाल मनीष शाखा प्रबंधक रोहित सिंह के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहा है। जांच अधिकारी ने लिखा है कि मनीष ने लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है। जानकारी के मुताबिक ये राशि दलाल मनीष शीर्ष अधिकारियों समेत शाखा प्रबंधक रोहित सिंह को पर्सनल लोन कराने के एवज में रिश्वत स्वरूप देता है। लेकिन इस गंभीर रिपोर्ट को शीर्ष अधिकारी सीजीएम उमेश पांडे, जीएम राजीव सक्सेना, डीजीएम प्रमोद बंसल ने बड़ी चालाकी से दबा दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले बैंक एसबीआई बैंक, जी हाँ, राजधानी भोपाल के इस एसबीआई बैंक में दलालों और अधिकारियों की मिली भगत से पर्सनल लोन के नाम पर सहित अन्य कई लोनों के नाम पर लोगों के साथ कहीं न कहीं छल किया जा रहा है। छल इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एक मोटी कमाई का एक जो हिस्सा है वो कहीं न कहीं अधिकारियों तक भी पहुंचता है। क्षेत्रीय कार्यालय में हम यहाँ मौजूद थे, कई अधिकारियों से हमने मुलाकात करने की कोशिश की, कई बार उनसे जानना चाहा कि इस पूरे मामले में इनकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या जांच रिपोर्ट में निकाला गया है, क्या अधिकारियों को ये जानकारी है या नहीं। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी अधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुए। तो ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार के आरोप एसबीआई बैंक पर इस समय लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको इशारा देता है कि जो वास्तविकताएं हैं वो जनता के सामने लाना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर दलाल मनीष को बैंक के अधिकारियों का संरक्षण है, जिनसे साठगांठ कर ग्राहकों से लोन कराने के एवज में रिश्वत लेता है। वहीं रिश्वत की राशि बैंक के अधिकारियों को भी दी जाती है। इसके साथ ही अधिकारियों ने दलाल मनीष को हबीबगंज शाखा से एसबीआई का कियोस्क भी दे रखा है, जिसके जरिए वो पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। इस भ्रष्टाचार में सीजीएम उमेश पांडे, जीएम राजीव सक्सेना कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जीएम राजीव सक्सेना भ्रष्टाचार के इस खेल को दबाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि वल्लभ भवन, विंध्याचल, अरेरा हिल्स, हबीबगंज शाखा में भी दलाल मनीष अधिकारियों से साठगांठ कर रिश्वतखोरी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में पदस्थ डीजीएम अनुराग कुमार ने मनीष को वल्लभ भवन शाखा से मिडिलमैन के रूप में जोड़ा है। दलाल मनीष शाखाओं में स्टाफ का ट्रांसफर भी करवा देता है। मामले में फरियादी और धीरेन्द्र ने मांग की है कि दलाल मनीष और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो देखा आपने, सुना आपने, सबसे विश्वसनीय नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और क्या हो रहा है ये वाकई मुझे लगता है आज जितने लोग इन तमाम चीज़ों को देख और सुन रहे होंगे वो सोच भी नहीं सकते कि जिस पर इतना विश्वास किया जाता है, जिस संस्थान पर इतना विश्वास किया जा रहा है, वहाँ पर इतना बड़ा एक फर्जीवाड़ा हुआ है या इतना बड़ा एक गोरख धंधा जिसको कहना चाहिए चल रहा है, वो भी शीर्ष अधिकारियों की साठगांठ से। हमने अक्सर ये तमाम चीज़ें देखी और सुनी हैं
कि रिश्वत होती है, रिश्वत चलती है, लेकिन हम जब इस तरह का मामला आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए देख और सुन रहे हैं तो वाकई बहुत हैरत हो रही है। और ये आज से नहीं, ना जाने कब से चल रहा होगा। करोड़ों का हेर फेर हुआ है, किस किस की जेब में गया है वो नाम भी सामने है, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति ये अकेला नहीं कर सकता। बैंक मैनेजर से लेके शीर्ष तक और उसके बाद एक पूरी चेन काम करती है कि कहां से वो चीजें गई, कैसे तक पहुंची। लेकिन उन लोगों का क्या जो पीड़ित हैं, उन लोगों से आपने रिश्वत ली, उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। लोन दिलवाने के नाम पर उसके एवज में इतनी मोटी रकम की वसूली, आखिर क्यों? ये एक क्या धंधा बना लिया, एक व्यवसाय बना लिया। और निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं, जो शीर्ष अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा में पीड़ित और शिकायतकर्ता दोनों जुड़े हुए हैं। राजाराम हमारे साथ जुड़े हैं, पीड़ित हैं। राजाराम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और शिकायतकर्ता धीरेन्द्र राय भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले को उठाकर आज हम सबके सामने लेकर आए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। राजाराम, सबसे पहले मैं आपसे ही यहाँ पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो आया सामने, अब तमाम लोगों के नाम सामने हैं, दलाल मनीष का नाम भी सामने है। आप इसकी एक गिरफ्त में आए कैसे? मतलब आपको कैसे पता चला? इनका एक कोई प्लान होता है कि ये आते हैं या आपको अप्रोच करते हैं कि हम आपको लोन दिलाएंगे, या फिर आपको ज़रूरत थी, आप गए और ये व्यक्ति आपको वहीं मिला? हुआ क्या था? सर, ये मुझे 2-3 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था इनका, मनीष कुमार जी का। तो कल मैं आपका लोन करा देता हूँ, आपको लोन चाहिए? मैंने कहा हाँ भैया चाहिए मुझे लोन। तो ये कल ठीक है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए MP नगर में। तो मैंने कहा ऑफिस आना कि बैंक आना? तो कहना नहीं, मेरा ऑफिस आइए। ऑफिस गया मैं, मेरा कागज मगज सब उन्होंने ले लिए। फिर 2-3 महीने तक जो कहते रहा आज करा रही हूँ, कल करा रही हूँ। उसके बाद बोले कि वो रुक जाओ, भी थोड़ा समय लगेगा, मैं जिस दिन भी आपका लोन होगा मैं बुला लूँगा, ठीक है। और मैंने बोला भैया पैसे कितने लगेंगे? तो कहला मैं पैसे तो समय पे बता दूंगा, आपका कम से कम में काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को एक रोज़ अभी 3 तारीख को फ़ोन आया मेरे पास, 3 या 4 तारीख में, कहला वो आपका लोन करा देता हूँ मैं। आप बात हो गई है मैनेजर से मेरी, SBI शाखा के प्रबंधक मैनेजर साहब से, आप आ जाइए, कहला आपका लोन हो जाएगा, कहला 1 घंटे में हम आपका लोन करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सर मैं गया 3 तारीख में, इन्होंने मुझे शाम को 5:30-6 बजे करीब बुलाया। उसके बाद बोले कि भाई चलो ब्रांच, आपके चेक दे दो, कागज़ दे दो, पूरा डॉक्यूमेंट लेके मेरी फाइल तैयार करी ने ऑफिस में। उसके बाद जो मेरे को डायरेक्ट बैंक ले जाने लगे। तो मैंने भैया सर अब तो बैंक बंद हो चुकी होगी, 6:15 करीब बज रही है, अब तो टाइम बहुत हो चुका है। चलो नहीं, रात के हम 8:15 बजे तक बैंक खुली रहती है, आप इसका टेंशन मत करो, हमारी बैंक है वो ब्रांच ही है, आप चलिए, चलो हम अभी आपका पेमेंट करा ही देते हैं। ठीक, वहाँ गए तो साहब पेमेंट तो हो नहीं पाया, कागज मगज सब जमा हुआ, फाइल बन गई। उसके बाद मेरा 7 तारीख के दिन लोन हुआ मेरा 4,30,000 रुपये। 4,30,000 रुपये में से मेरा कुछ माइनस हो गया, उसमें 2-2.5 लाख रुपए करीब माइनस हुआ, मेरा पिछला लोन कट गया। उसके बाद जो बचा कुचा पैसा था तो वो इन्होंने मेरे से 7 चेक लिए थे, 6 चेक पहले ले लिए, फिर 1 चेक और ले लिया बाद में। बोले कि साहब 1 चेक और दो आपका, वो अंदर ही लगेगा बैंक में। और दिया नहीं इन्होंने, वहाँ चेक इन्होंने अपने पास ही रख लिया। और 7 तारीख के जो आए मेरे पेमेंट के लिए, उन्होंने चेक पे 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने खुद ही नहीं भरे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं सर। उसके बाद उन्होंने खुद चेक भर के दिया कि 1.5 लाख रुपए निकाल के लाओ, फिर बात करते हैं तुमसे कितने लगेंगे उसमें पैसे में। ठीक है भैया देखते हैं। पहले उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारा फ्री कम से कम में कराएंगे, फ्री में भी हो सकता है। कल जो मेरे अधिकारी होते जैसे उमेश पांडे साहब हैं, राजीव सक्सेना जी, इन्होंने मेरे के वहाँ बैंक में बिठाला ऐसा ऐसा करके बोले मुझसे, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को ले गए, वहाँ से पैसा निकलवाए उन्होंने, और बाहर आन के कल भैया वो तुम्हारा 80,000 रुपये लगे। क्यों भाई? मैंने कहा ऐसा क्या तो पैसे क्यों लग रहा भाई मेरे? तो वो बोलने लगा कल भैया 80,000 तो तुम तो बहुत कम मांग रहा हूँ। मैं कल 1 लाख रुपए मांग रहा था पहले, वो 1 लाख से फिर 80,000 पे आए वो। कल मैंने हाथ पैर जोड़ा, मैंने भैया गरीब आदमी में इतने पैसे कहाँ से दूंगा, जरा से पैसे मिले, मेरा पूरा पुराना माइनस हो गया 2.5 लाख रुपए। अब मेरे खाते में क्या प्रोसेस फीस लग गई, उसमें बीमा फीस चली गई मेरी 20,000 रुपये, तो मेरे वैसे ही काम होगा, गरीब आदमी क्या करवा रहा भैया, क्या तो फिर मेरा लोन ही मत कराते आप, मेरे हाथ में क्या आएगा? तो वो कह रहा नहीं, कह रहा भैया वो तो आपका चेक है, आपको तो हेल्ड नहीं पड़ेंगे पैसे, आप 80,000 रुपये लगेंगे, अंदर भी जाते हैं पैसे।
ब्रांच मैनेजर को भी देना पड़ते हैं। मैंने ठीक है भैया, कल आपका चेक है, नहीं तो हम तुम्हारा चेक से लेंगे पैसा, फिर उसके बाद क्या कर लोगे तुम। तो ऐसा करके वो मैंने क्या भैया मैं ब्रांच मैनेजर से शिकायत करूंगा, तो वो कल कर देना आप शिकायत, वो क्या कर लेंगे। ठीक है साहब। उसके बाद फिर मैं मजबूरी में कल नहीं तो चेक बाउंस करा देंगे, हम तुम्हारा खाता क्लोज करवा देंगे, यहाँ से और लगवा देंगे हमेशा के लिए। मैंने उनसे हाथ पर जोड़ा, मैंने कहा भैया मेरी सैलरी आती, छोटा सा कर्मचारी हूँ, उससे ही मेरा घर चलता है। उसके बाद बोले कल नहीं, वो तो 80,000 ही लगेंगे आपके कम से कम। कल वो तो दूसरे कल वो पता नहीं प्रमोद बंसल करके कोई नाम बता रहे थे, तो कल वो होते तो कल वो तो कम से कम 1.25 लाख रुपए करीब लगते तुम्हारे उसमें। ये तो फिर भी सही है सर, कल कि तुम्हारा तेन काम हो रहा। उसके बाद ठीक है, मैंने कहा सर अब जो धमकी दे रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है भैया 80,000 क्योंकि चेक रख लिया, तो उन्होंने मेरे से साइन करा के कोरा चेक। उसके बदले सर मेरे को उसी वक्त बैंक के भारी देने लगा मैं पैसे। तो वो कह नहीं इधर आ जाओ, कैमरे लगेंगे जहाँ पे बैंक में एक्सेसी हो जाएगी मेरी, कल साइड में आन के दो आप पैसे मेरे को। तो फिर 80,000 रुपये सर मैंने वहाँ दिए। उसके बाद वो मुझे कल 2-3 दिन बाद आपका चेक मिलेगा। ठीक है सर चेक दे देना। तो वो हमारे एक रिलेटिव थे, वो उन्होंने इशारा करा कि जाओ अभी किला वो साहब के अंदर जाएंगे अभी पैसे लेके, तो अभी उनको टाइम नहीं है, तो वहाँ चेक मिल जाएगा, आप इससे ले जाना। बस साहब उसके बाद फिर मैंने मैनेजर साहब से भी शिकायत करी इस बात की। 2-3 दिन बाद फिर मैं चेक लेने गया, फिर बैंक के ब्रांच मैनेजर साहब से। अच्छा एक बात बताइए, जो शिकायत आपने ब्रांच मैनेजर से करी, वहां से कुछ आश्वासन मिला या आपको लगा कि कुछ मामला सुलझेगा? क्योंकि पूरी कहानी समझ में आ रही है ना, पैसा तो उनको भी गया होगा, तो वो कहाँ से कोई मदद करेंगे? मैंने उनसे पर्सनल तौर पे हाथ पैर जोड़ा, मैंने सर मेरा तत्ता लोन कट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। 4-5 दिन बाद गए मैं पर्सनल तौर पे, मैंने कहा सर चेक लेने आया था उनके पास, और मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे तो कुछ भी नहीं हाथ में आया। मैंने कहा सर आप बताओ। मैंने कहा साहब गरीब आदमी, मैंने कहा सर आप मेहरबानी करके आपके ही मित्र हैं, कौन है जो भी बैंक के अधिकारी हैं, उनसे बोल के सर मेरे को आप 10,000 रुपये दिलवा दो आप वापस मुझे। तो वो कहले ठीक है, हंसने लगे, कहला तुम आप लोग क्यों जाते हो फिर बाहर के दलालों के पास और ऐसा वैसा। मैंने कहा सर दलाल नहीं है, वो तो आपकी बैंक के कोई अधिकारी हैं, वो बता रहे थे, आपका भी नाम ले रहा था। कहला उनसे छोटे हूँ मैं, उनके हाथ के नीचे हैं, हमारे सर हैं, वो वही करते हैं हमारे पूरी लोन वगैरह, भोपाल के जितने भी लोन आते हैं हमारे, जो भी हमारे पास जो केस आते हैं हम उन्हीं के। फिर आगे क्या हुआ? वो जो बात हुई आपकी, वहां से कुछ उम्मीद जागी आपको? उन्होंने फोन किया था, वो मुझसे बोल रहा था कल मैंने फोन किया है उनको, तो मैं 10,000 रुपये वो वापस करेंगे, मगर सर वो करे नहीं उन्होंने। उसके बाद में फिर उसके उसी दिन में उनके ऑफिस भी पहुंचा, वहीं के वहीं। तो पता चला वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, ना मेरा फोन उठा रहा। वो कहला जाइए, कहला आप जिससे शिकायत करते बने आप कर लीजिए। ठीक, चलिए धीरेन्द्र जी भी हैं जो इस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत करी है और चेयरमैन तक ये बात गई है। आपको बता दें कि वहां से एक जांच भी बिठाई गई थी और उस जांच में भी ये खुलासा हुआ है, जो लेन देन दिखा है वो करोड़ों का दिखा है। अब किस किस की जेब में कितने कितने गए, उस 80,000 में से किस किस को मिला, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है कि आप एक आम व्यक्ति के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हैं। आप जिस संस्थान में हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्वसनीय और एक बड़ी संस्था है। मुझे लगता है जो लोग उस पद पे बैठे हैं, ब्रांच मैनेजर से लेकर तमाम दिग्गज अधिकारी, उन लोगों को वैसे ही बहुत अच्छा पेमेंट और सैलरी होता है, और उसके बाद भी इस तरह का कृत्य करना या आम व्यक्ति से रिश्वत लेना या काम कराने के लिए चीजें करना, आप लोगों का नाम और आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि आपने जिस व्यक्ति से करवाया ये, वो तो दोषी है ही, लेकिन पैसे लेके आपकी जेब में भी तो गए। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही गलत बात है और कार्रवाई होनी चाहिए। धीरेन्द्र राय जी, जब ये शिकायत हुई है उसके बाद अभी तक मैं वर्तमान की बात करूं, क्या कुछ लगा आपको कि कोई कार्रवाई इन पर होगी, या जिस तरीके से जांच बिठाई गई है उसके बाद क्या क्या चीजें हुई? देखिए राखी जी, इसमें क्या है कि जब ये मुझे मिले, किसी के थ्रू मेरा नंबर किसी ने दिया इनको, तो ये हमारे पास आए और इनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार ऐसे गरीब आदमी के साथ। और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, अभी कोरोना काल गया हुआ है, इसमें हम लोग किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, और हमारे ही नगर निगम के एक कर्मचारी को लूट लिया जाता है। और उदयांचल ब्रांच मतलब समझ लीजिए वल्लभ भवन शाखा से कितना दूर है, 1 किलोमीटर के आरे दायरे में ही हबीबगंज शाखा आता है। और वहाँ वल्लभ भवन जो कि एक राजधानी का मेन ब्रांच है जहाँ सीएम भी बैठते हैं, ऐसे ब्रांच से उस दलाल का उदय होता है, जिसमें कहा जाता है कि रोहित सिंह जी ब्रांच मैनेजर होते हैं, और इसमें सीजीएम उमेश पांडे जी, जीएम राजीव सक्सेना, डीजीएम प्रमोद बंसल
सामने से इन्वॉल्व होते हैं और वो कहता है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। बिल्कुल। यानी किसी के सांठगांठ के बगैर एक प्राइवेट आदमी अंदर कैसे चला जाता है। तो इनको लूटने के लिए ये तो एक मोहरा है। आने वाले परत दर परत जो खुलती गई, हमने जो देखा उसमें तो ऐसे इतने लोगों को लूटा गया है जिसका कोई संबंध ही नहीं। इन्होंने अपनी जो पीड़ा बताई, हमने उसमें परत दर परत शुरुआत करी। तो ये बंदा जो है यहाँ भोपाल में इंजीनियरिंग करने आया हुआ था, तो वहाँ के जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने इसको प्रमोट कर दिया। जहाँ की आपको मालूम है बल्लभ भवन के अंदर बिना विजिटिंग और उसके कोई अंदर नहीं जा सकता, और वहाँ बैठ करके वो काम कर रहा है। तो इस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट करके रोहित कुमार ने, जो शाखा प्रबंधक थे उस समय तत्काल प्रेजेंट टाइम पे, उसको इन्होंने पालित पोषित करके बढ़िया अपने फायदे के लिए और उसके फायदे के लिए काम करवाया। ये पूरा चिट्ठा निकल के आ रहा है जहाँ तक हमने देखा। उसके बाद इसने अन्य शाखाओं में भी अपने हिसाब के प्रमोट करके लोगों को रखना, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना। जो कि इस समय के शाखा प्रबंधक थे वो इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जयपुर में डीजीएम के पद पे हैं और वो वहाँ से भी कारगुजारी चला रहे हैं। मतलब इसका रैकेट कितना बड़ा है। जब उमेश पांडे जी को क्या पता नहीं है इस बात के बारे में, कि राजीव सक्सेना जी को पता नहीं है, डीजीएम प्रमोद बंसल जी को भी पता नहीं है, ये सब चीजें सबको पता है। क्योंकि चेयरमैन के निर्देशानुसार अरेरा हिल्स शाखा में एक जांच करवाई जाती है जिसमें मनीष कुमार और रोहित सिंह शाखा प्रबंधक दोषी पाए जाते हैं, समझ लीजिए। मगर शीर्ष अधिकारी उसमें उमेश पांडे जी सीजीएम और डीजीएम राजीव सक्सेना, डीजीएम प्रमोद बंसल के निर्देश से इस जांच रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। मतलब आप समझिए कितनी बड़ी धांधली कर दी जाती है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर धीरेन्द्र जी, जैसे मान लीजिए कि चेयरमैन ने एक जांच बिठाई, तमाम चीजों का खुलासा हुआ, दोषी भी पाए गए, पर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये और बड़ा सवाल। यही तो कार्रवाई कैसे होगी जब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं बिठा रहा है, जब वो खुल के कह रहा है कि हाँ आपको जहाँ जाना है, इस बंदे के सामने कहा, तो आप समझ सकते उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग तक है। बिल्कुल। कि मतलब आप जा करके जब ये मिलते हैं तो यहाँ तक कहते हैं कि आपका पैसा आप ले जाइए, आप 80 नहीं हमसे 4 लाख ले जाइए, ये सब चीजें होती हैं। यानी मतलब कहाँ तक सांठगांठ जुड़ी हुई है, मतलब पैसे देने को तैयार हो भी 4 लाख तक के। तो इस बंदे के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए या दबाव में या प्रेशर में आकर के हार्ट अटैक आ जाए, जो भी हो आज के समय में जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, तो हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व तो बनता है ना कि हम समाज में इस तरह के लोगों को प्रपोज करें, सामने ले आए पे। और जब ऐसे लोगों की जांच रिपोर्ट अगर उसी समय जाहिर कर दी गई होती तो आज ऐसे ये लोग फंसते नहीं। क्योंकि तत्कालीन जो ब्रांच मैनेजर थे वो डीजीएम बन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो रैकेट चलाते हैं। भोपाल के अंदर जो है प्रमोद बंसल जी हैं और राजीव सक्सेना जी, उमेश पांडे जी, इन लोगों ने अगर तत्काल इस चीज़ों को संज्ञान में लिया होता, सारी रिपोर्टों को उजागर किया होता, तो आज ये समस्याएं इनके लिए नहीं होती और हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता, सब कुछ सही होता। उसके बाद अनुराग कुमार जो वर्तमान जयपुर में हैं, उन्होंने मिडिलमैन मनीष कुमार से ये कहा कि तुम तो जैसा करना वैसा करो। ये मनीष बताता है कि गॉड फादर है हमारे, बल्लभ भवन शाखा में प्रबंधक रहते हुए उन्होंने मनीष कुमार से मिलजुल के गलत लोन और भ्रष्टाचार का खूब चर्चा चलाया। बल्लभ भवन जैसे संवेदनशील ब्रांच में भी इन लोगों ने इस तरह के किया। बिल्कुल। अब हबीबगंज शाखा वहां से कितना दूरी पे है, इस बंदे को हबीबगंज शाखा ले जाया जाता है और जिस दिन इसे ले जाया जाता है, बंदे को ले जा करके वहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन करा लिया जाता है और कहा जाता है कि लोन नहीं हुआ। और दूसरे दिन, जबकि अगर हम ब्रांच के कस्टमर हैं तो हमें भी 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है। बिल्कुल। आप 8 बजे तक क्या करवा रहे थे यहाँ पे? यानी आपके सारे जानकारी के अंदर ही तो है ये सब, आपके नाक के नीचे ही काम हो रहा है। उदयांचल ब्रांच हो गया, अरेरा हिल्स हो गया, मतलब जो भी क्रीमी लेयर ब्रांच है 1 किलोमीटर के अंदर, आप हबीबगंज से चले जाइए नेहरू नगर ब्रांच, अरेरा हिल्स ब्रांच, ऐसी मतलब तमाम कोलार ब्रांच, तो ये सब चीजों में ये भ्रष्टाचार इसका मतलब कुल मिलाकर ये पूरा ऐसा मुझे मुद्दा एक ये पूरा ऐसा मामला था कि जितने भी जो आम व्यक्ति है या आप उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं या यदि वो बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप उनको लोन ऑफर करिए कि हम दिलवा देते हैं। देखिए आज कोविड के बाद से हर किसी की एक मजबूरी हो सकती है, वो लोन लेना चाहता है, उसको अपना घर गृहस्थी चलानी है, अपना काम सेटल करना है।
एक लोन लेने के लिए कोई उम्मीद के साथ जुड़ता है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि हम बस पैसे ऐंठे, यानी कहीं ना कहीं आप सैलरी तो वसूल ही रहे थे काम करने की, और उस काम की आड़ में जो आप अलग से रिश्वत ले रहे थे, और वो रिश्वत भी ऐसी कि ऐसे नहीं कि आपने कुछ काम किया हो गया, पूरी एक चेन बनाई आपने और ऐसे लोगों को टारगेट करने का प्रयास किया। क्योंकि राजा राम ने बताया यहाँ पर कि उनके पास फोन गया था, उन्होंने पहले अप्रोच नहीं की, उन्हें जरूरत थी, उनके पास फोन गया था, उनको चाहिए था, इसलिए आपने उनको घेरा और ये तमाम चीजें करी हैं। वाकई में बहुत दुखद भी है और गलत भी है, कार्रवाई निश्चित तौर पर बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामले को दबा ही दिया गया, और किन्ने दबाया, क्योंकि उनकी खुद की साठगांठ थी, इसलिए उस मामले को दबा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कानून से बढ़कर ये कोई भी नहीं है, और कानून तक ये तमाम बातें अब यहाँ इस मंच के माध्यम से पहुंचेंगी, तो निश्चित तौर पर इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग कुमार जी का पांडे जी से नजदीकियां ऐसी साबित करती है कि उदयांचल ब्रांच शाखा में इन्होंने एक लोन 70 लाख रुपए का लैंड रोवर कार के लिए किया गया। लैंड रोवर कार 70 लाख में ली जाती है और 3 महीने के बाद इस लोन को एनपीए कर दिया जाता है। यानी ब्रांच को या बैंक को, इतनी बड़ी शाखा को इतना बड़ा चूना लगा दिया जाता है। और आप बताइए कैसे लोगों को डाको ना कान खबर नहीं होती है। बिल्कुल है, तो इसमें तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं सारे लोगों की साठगांठ से ही हुआ। डीजे उमेश पांडे जी की साठगांठ से अनुराग कुमार ने साफ साफ बचाते हुए उस जूनियर अधिकारी के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया, जो बेचारे नीचे के थे, जिन्होंने लोन दिया था। लेकिन लोन करवाया किसके दबाव में, कैसे करवाया, तो वो बेचारे बता भी नहीं पाए। यानी कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, बड़ी मछली और छोटी मछली, तो बड़ी मछलियों का काम था, और जब बात आई, जब पोल खुलने वाली थी, तो छोटे उन कर्मचारियों का नाम लगा दिया जिनको कुछ पता नहीं है, या वो लोग जो लोन की प्रोसेस कराते हैं। तो देखिए जेब में पैसा किसके गया, शीर्ष अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खा पी के आप बैठ गए। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती तो यहाँ ये हो गई है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो आपसे मदद मांगने आया है, आपने अप्रोच किया, उनको मदद की जरूरत है, ऐसे मदद करेंगे आप, इस तरह से करेंगे आप, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा गुनाह है, ये सजा मिलनी चाहिए। चलिए कुछ ऑडियो भी है हमारे पास, इस साठगांठ में क्या क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं। अरे मनीष बोल रहे हैं? हाँ बोलो भैया, क्या बात हो गई? बोला क्या कंप्लेन किया है क्या? हाँ करी ना अपन ने कंप्लेन। कहाँ पे? कहाँ पे? बम्बई करी तुम्हारी, और सब जगह करी मैंने तो, आरबीओ करी। किसके नाम पे? तुम्हारा नाम पे करी, तुमने 80,000 रुपए लिए मेरे से लोन कराने के। और क्या? मैं तो गरीब आदमी, मैं तो चिल्लाऊंगा जमाने में। हम लिए पैसा तो देंगे, 1 लाख क्या 80,000 क्या 3-4 लाख ले लो हमसे तुम। अरे मनीष बोल रहे हैं? हाँ बोलो भैया, क्या बात हो गई? बोला क्या कंप्लेन किया है क्या? हाँ करी ना अपन ने कंप्लेन। कहाँ पे? कहाँ पे? बम्बई करी तुम्हारी, और सब जगह करी मैंने तो, आरबीओ करी। किसके नाम पे? तुम्हारा नाम पे करी, तुमने 80,000 रुपए लिए मेरे से लोन कराने के। और क्या? मैं तो गरीब आदमी, मैं तो चिल्लाऊंगा जमाने में। हम लिए पैसा तो देंगे, 1 लाख क्या 80,000 क्या 3-4 लाख ले लो हमसे तुम। तो देखा आपने, अब फंसे भी हैं और उसका ऑडियो भी आपको हमने सुनाया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि जो पीड़ित हैं राजा राम, उन्होंने निश्चित तौर पर, देखिए उनकी मजबूरी हो गई थी, उनके तो पैसे भी चले गए, लोन जरूर मिला, लेकिन कैसा लोन मिला, उनकी जो चीजें उसमें से जानी थी, जो माइनस होना था वो तो हो गया, जो बचा कुचा बच रहा था वो ये रिश्वत के नाम पर खा गए। यानी कहीं ना कहीं आपने बहुत गलत किया, और अब डर इस बात का है कि कंप्लेन हो गई है तो हमने ऐसा किया नहीं, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, मनीष जो दलाल है जिसने लोन की पूरी प्रोसेस कराई, वो एक व्यक्ति नहीं है, पूरी की पूरी चेन है। ब्रांच मैनेजर से लेके आप तमाम लोगों की बात करें, तमाम अधिकारियों की शीर्ष नेतृत्व तक बात करें, तो सबकी जेब में पैसा गया। क्योंकि इस बात का क्या मतलब होता है कि आप कहीं भी शिकायत करिए, हम देख लेंगे, और जब पीड़ित बात करने जाए तो उसको आप हंस के टाल देते हैं कि आप ऐसे लोगों से लोन क्यों करवाते हैं। तो ये चीजें समझ में आती हैं कि मिली भगत है, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म क्यों नहीं आती जो ऐसी जगह पर, भैया किसके लिए बैठे हैं आप से बड़े संस्थान में, आप जनता की सेवा के लिए हैं, आपको सैलरी मिलती है आपके काम की, जनता की सेवा के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसलिए नहीं कि आप उनकी मुश्किलें बढ़ा दें। तो अब जेल की चक्की आपको पीसनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपसे डरता नहीं है। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएम साहब उमेश पांडे जी और सीजीएम जो हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, और जीएम राजीव सक्सेना जो थे,
उसमें आलोक जैन एक आते हैं जो जगदलपुर में इतना भ्रष्टाचार मचाया उन्होंने कि उसकी जालसाजी की जांच की मांग करते हैं कि वहाँ पे जांच की जाए। क्यों कि आपको अगर एक कोई भी चीज़ लेनी है तो उसका प्रमाण देना पड़ता है या कुछ भी है, ग्राहक को आप अनदेखा करके काम नहीं कर सकते। तो जगदलपुर में इस तरह से भ्रष्टाचार मचाया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है, जिन्हें बाद में भोपाल के RM बनते ही शाखा प्रबंधक बना दिया जाता है। अब आप समझिए इसके साठ गांठ का, जैसे अशोका गार्डन बाग मुगलिया शाखा अपनी सगे संबंधियों के खाते में भ्रष्टाचार की मोटी रकम डलवाई गई है, जिसका अकाउंट के साथ मैं आपको विवरण दे सकता हूँ। घटना के चलते पांडे जी और राजेश सक्सेना ने जनवरी 21 में इसे हटाया गया, लेकिन 3 महीने के बाद ही अप्रैल 2021 में इन्होंने इसको वापस GM पांडे और CGM पांडे और सक्सेना जी के द्वारा होशंगाबाद का RM बना दिया जाता है। आप समझिए, मतलब इसको ऐसा इनाम देने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। क्यों कि राजा राम जैसे लोग लूटे जाएं पालित पोषित मनीष के द्वारा और हमारा जो है पेट भरता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है देखिए, क्योंकि वो किया ही ना भाई। मनीष को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, या वो इतने लंबे समय से ये काम कैसे कर रहा था, या उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसको पता था मैं ये करवा लूंगा। और एक आम नागरिक जो होता है, जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, मैं राजा राम का उदाहरण दूंगी। राजा राम ने खुद कहा कि देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा, ना मैं इतना समझता था, मुझे तो ज़रूरत थी, मैंने सारी चीज़ें दी। लेकिन ऐसे लोगों का ही तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपने किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्हें डर इस बात का नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पैसे आएंगे। आप किससे शिकायत करोगे? ब्रांच में जाके। ब्रांच में ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर लेके ऊपर तक सबको तो रिश्वत गई है, सबको पैसे गए हैं, तो निश्चित तौर पर कौन कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ? और कोई जाकर बोलेगा भी नहीं। और ये काम आज से नहीं, न जाने कब से चल रहा होगा। ये बहुत बड़ा खुलासा है और मुझे लगता है निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो उस वक्त पद पर थे, वो अभी भी जहां पर जिस जगह पर भी पोस्टेड हैं, उनको उठाइए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज तो ठीक है राजा राम है, न जाने ऐसे कितने लोगों के साथ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार होने के बाद इनकी जो मेहनत की कमाई है वो इन लोगों के पेट में गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना भी है। और सबसे बड़ी बात कि अब इसमें कानून को निश्चित तौर पर एक संज्ञान लेना होगा, जिम्मेदारों को कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि अब ब्रांच में जाके मुझे नहीं लगता, धीरेन्द्र जी, लगता है आपको कि ब्रांच में जाके अब जो होंगे उनसे कोई बात करने का कोई फायदा है? ब्रांच में तो जाने से अगर काम हो गया होता तो मुझे और राजा राम जी को यहाँ तक क्यों आना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। राजा राम जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए लोन लिया, और लोन लेने के बाद भी अगर वो उनका परिवार वो नहीं बचा पाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए, इसकी जिम्मेदारी क्या उमेश पांडे जी लेंगे हैं कि राजीव सक्सेना जी लेंगे? राजीव सक्सेना जी, उमेश पांडे जी ने तो मिलकर के जो है कमलेश वर्मा जी के साथ जो है भोपाल के RM रहते हुए मनीष को जबरदस्त संरक्षण दिया। मनीष को साथ में केबिन में ही बैठ करके काम करते रहे और साथ में घूमने का भी उनकी गाड़ियों में देखा गया है। बिल्कुल। 3 वर्ष पूर्व भोपाल में RM पद पर रहते हुए इन पर बैंक कर्मचारियों से रिश्वत लेकर प्रमोशन का आरोप लगे। चलिए समझ लीजिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव जुड़े हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे विश्वसनीय संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम सुनकर लगता है कि यहाँ कभी कोई धोखा या भ्रष्टाचार किसी आम नागरिक के साथ नहीं हो सकता, या खाता धारक के साथ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे साथ वो खाता धारक, वो व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसे लोन की जरूरत थी, और करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, रिश्वत ली गई, तमाम चीजें बटी हैं ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, तमाम लोगों के बीच। और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या करें ऐसे लोगों का? नरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, आ रही है जी। नरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। क्या मैं बोलूं मैम? हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, मेरे साथ एक सिनेरियो हुआ। हमारे यहाँ भोपाल में PSU जहांगीराबाद वाली ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर थी जिनका नाम था तृप्ति जोशी। वो तृप्ति जोशी जी मैडम कंटिन्यूसली, इसके पहले भी वो 2 और ब्रांचेस में थी। उनका रिकॉर्ड ही ऐसा था, एक वो GMC ब्रांच में थी और फतेहगढ़ ब्रांच में भी थी। उनका कभी ये था मैम कि उनके पास अगर कोई भी नॉर्मल इंसान जाता है और लोन के लिए ट्राई करता है, लोन की बात करता है, एक तो वो ब्रांच में मिलती हुई थी तो उनकी ब्रोकर जो, अगर आप मैडम के पास डायरेक्ट जाओगे तो मैडम आपसे बदतमीजी करेंगी, बात करने का टोन नहीं है। और वहीं ब्रोकर के पास जाओगे तो सीधे एक अमाउंट रहता था फिक्स
या ये अमाउंट अगर आप मैडम को दे दो तो आपका लोन तुरंत अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो आप कितना ही अच्छा आपका सिविल हो, कितना ही आपका कुछ भी रिकॉर्ड हो, वो कहीं से कहीं तक किसी भी काम का नहीं। मैडम मैंने इसका कंप्लेन भी करी, मेरे साथ जो सिनेरियो हुआ इसकी मैंने कंप्लेन करी, जो सीजीएम थे उस वक्त उमेश पांडे जी, उनको मैंने कंप्लेन करी, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ भी वहां से हुआ। और मुझे पता चला वहां पे क्या है कि उनके साथ, हेलो आवाज आ रही है मैडम? जी बोलिए। हाँ मैडम, वो मैडम का सीधा ये सिद्धांत था, उनके पास दलाल लगे हुए थे, मनीष नाम का दलाल था, ब्रोकर था, जो लोन दे रहा है उसका इंसान था गिरीश सोनी। मतलब मैं डायरेक्ट ब्रांच के मैनेजर के पास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मनीष से बात कर रहा हूँ तो वो सीधे गिरीश सोनी को अंदर भेजेगा, सेटलमेंट कराएगा, अप्रूव हो जाएगा। कंप्लेन करी तरफ की व्यक्ति उमेश पांडे सर, तो कर्मचारी एसबीआई के, वो इस में आए और बीच में सेटलमेंट उमेश पांडे, उनका बहुत अच्छा कुछ ट्यूनिंग है, उनके मैं कंप्लेंट दबा दिया। उस दिन से आज का दिन है, आज तक ना उस बारे में कोई जानकारी ली गई, ना उसकी प्रॉपर जांच की गई, ना इन्होंने इसके पहले जो 2 ब्रांच में काम करा है उसकी कोई जांच की गई, कभी कुछ हुआ ही नहीं मैम। बिल्कुल। तो मेरी तो एक मांग है कि इनके जो इन्हें कार्यकाल रहा है इनका, उसकी जांच होना चाहिए कि इन्होंने क्या पैसे लिए, क्या इनका काम करने का तरीका था, बिना पैसे के इनने कितने लोन अप्रूव कर रहे, उनको लोन दिया है, उनके साथ इनका रिएक्शन क्या रहा है। बिल्कुल। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात रखने के लिए। जो एक वाकया देखिए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव, इनके साथ भी हुआ है। ये देखिए उदाहरण ये इसलिए बहुत अच्छा यहाँ पर क्योंकि उन्होंने भी वो चीज फेस करी है। मतलब ये पूरा गोरख धंधा है कि आज के समय में यदि हम ये सोचते हैं कि बहुत विश्वसनीय संस्था है और हमें जाकर लोन मिल जाएगा, भले हमारा सिविल कितना भी अच्छा है, तो भूल जाइए, आपको रिश्वत देनी होगी, मैनेजर को रिश्वत देनी होगी, जो दलाल होगा उसके थ्रू जा रहे हैं उसे रिश्वत देनी होगी। तो क्यों भाई, संस्थान बैंक आज किस लिए है? आप जनता की सेवा के लिए हैं। यदि कोई आता है लोन के लिए, आप पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आप उसका सिविल चेक करते हैं, आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, पूरी बात होती है। या फिर यदि आपको रिश्वत लेके ही लोन देना है तो ऐसे तो आम नागरिक कहां से भरेगा? देखिए हर व्यक्ति है जैसे पर्सनल लोन की बहुत सारे लोन होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसकी जरूरत होती है। तो आप यदि ऐसे करेंगे तो वो तो दोहरी मार से मारा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है, जिस तरह से उदाहरण इन्होंने भी दिया, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। और ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो शीर्ष पर बैठे हैं, जिनकी पोस्टिंग की जाती है, जिन्हें इस विश्वास में बिठाया जाता है कि ये अपनी एक टीम को, ब्रांच का मैनेजर देखिए क्या होता है, ब्रांच का मैनेजर वो होता है जो सारी टीम को अपने अंडर में मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर की तो बात ही छोड़िए आप। तो जब वो ही यहां तक नीचे से ब्रांच मैनेजर तक इतनी रिश्वतखोरी हो रही है तो उसके ऊपर भी नहीं जा रहा होगा, हम कैसे मान लें? और यहाँ पर आज जो राजा राम और धीरेन्द्र राज जी हमारे साथ हैं, इन्होंने जिस तरीके से पूरा वाकया बताया, तो इसमें तो तमाम लोग हैं जो जिम्मेदार हैं ही। धीरेन्द्र जी, अब ये जितने लोगों की बात आया, इन्होंने भी एक उदाहरण दिया, इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये लोग ऐसे ही करते हैं और ये बहुत समय से चला आ रहा है। और कोई नाम और कितने लोग हैं इसमें जो मैं आपको नाम बताना चाहूंगा कि जो अभी मैंने कमलेश वर्मा जी का जिक्र किया, उनका जो है कुछ समय पहले जो है पेपरों में भी आया हुआ था कि उन्होंने जो है पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन भी किया है, ठीक है। उसके बाद भी इन्हें रिश्वत जो सीजीएम हैं भोपाल के, उसे हटा करके बाहर पोस्टिंग देते हैं, लेकिन उमेश कुमार पांडे जी के आते ही सीजीएम बन जाते हैं। जीएम राज सक्सेना और पांडे जी का कमलेश वर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को भोपाल लाकर लाभान्वित करते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए, उसके बाद एक वाक्य ये है कि उमेश पांडे जी 12 अक्टूबर को बनते हैं और उनके बाद जो बीच का जो सत्र है उसी समय वहाँ से हटा करके पूर्व में जो रहे हैं सीजीएम को हटा करके नए को नियुक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? जबकि सत्र के अंदर किसी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसमें लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें प्रणेश प्रशांत हैं एक ये प्रणेश प्रशांत कटनी में इंटरनेट बैंकिंग में इंडिया में टॉप किए हुए हैं, जो कि कस्टमरों के संज्ञान में लाए बगैर किट को खोल करके आप समझ सकते हैं कि लॉगिन कर दिया जाता है। सिर्फ किसको लाभान्वित करने के लिए? अपने को। कस्टमर का पिन खोलना मतलब कितना बड़ा अपराध है। बिल्कुल, हम अपने परिवार को नहीं दे सकते। अब वो पिन से उनको लॉगिन करवा करके अपने आप को प्रमोट करने के लिए और दिखाने के लिए पूरे इंडिया में कटनी जैसा छोटा सा ब्रांच और पूरे इंडिया को टॉप करता है इंटरनेट बैंकिंग में।
आप समझिए। उसके बाद वो जब जबलपुर में RM रहते हुए लोन में भीषण गड़बड़ी करते हैं, समझ लीजिए। और उसके बाद मई 2020 में इसकी गड़बड़ी की शिकायत होती है, वहाँ से हटा दिए जाते हैं। वापस इनको भोपाल में RM रहते हुए मंडीदीप शाखा दे दिया जाता है। अब विचार करने वाली बात है। और उमेश पांडे जी के आते हुए ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं, कार्य करने का इनका इनाम मिलना शुरू हो जाता है। समझ सकते हैं इस बात को आप। इसमें आलोक जैन को मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, इसमें प्रणेश प्रशांत, कमलेश और आलोक जैन, ये सब लोग सूत्रधार हैं, किसी को इसे छुपी नहीं है। और हमारे पास शिकायत का पूरा पिटारा है, जिसको हमने एक एक करके बारीकी से अध्ययन किया है। मैं 97 से समाज की सेवा कर रहा हूँ। इसमें ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग तो यार जमीन खींच लिया, कस्टमर के नीचे से जमीन खींच लिया और इनको न्याय नहीं मिला, तो हम लोगों को समाज का सेवा करने का क्या मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं, देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये आपने निश्चित तौर पर राजा राम की मुझे लगता है बहुत बड़ी मदद होगी जब ये सब लोग सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अगर और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं। मैं ED और CBI से भी चूकूंगा नहीं, क्योंकि इन्हें लगता होगा कि चलो यार ठीक है, आते हैं जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं एक्चुअल में ED और उससे दूं, क्योंकि शाखा से मुझे जो जानकारियां निकल के आ रही है, जो पीड़ित लोग हैं वो लोग भी तो मदद कर रहे हैं ना। बिल्कुल, जो छोटे अधिकारी हैं उनको भी तो आप ठिकरा फोड़ दे रहे 70 लाख की गाड़ी को NPA करके। चलिए कुछ और ऑडियोज भी हैं, वो भी सुनते हैं कि क्या किसकी बातचीत हुई है। राजा जी नमस्कार, राजीव गुप्ता स्टेट बैंक से। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हिम्मत नहीं अभी कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ हमारे साहब को आपने फोन करके बता? मनीष का फोन आया था ना सर? हाँ, कल आया था, तो मुझे कह रहा था साहब केला वो पैसे दिए हैं तो आप केला हमसे ले लो, केला के 80,000 नहीं केला, आप तो 3-4 लाख ले जाओ, हमसे आ जाओ ऑफिस में, ऐसा बोल रहा था वो। तो आपको लग रहा है कि वो देगा पैसे? अब भगवान जाने साहब। अब ये काम करें ना जी, आप 2-4 बढ़िया अपने दोस्तों के साथ में जाइए जी, और उसकी बढ़िया शूटिंग वूटिंग करवाइए धीरे से और पैसे ले लीजिए। अरे सर अपन लड़ने वाले में से नहीं है साहब, कर्मचारी लड़ाई वही तो कह रहा हूँ, लड़ाई कर्मचारी हैं लोग, हम अपन लड़ने मुझे मैं कहीं जा रहा जी, तो जहाँ पे मेरे को लगता है कि सुरक्षा चाहिए तो मैं उस हिसाब से सोचूंगा ना कि मैं मेरे 1-2 दोस्त साथ में रहे, उस हिसाब से। यदि अपन उसके घर ही जा रहे हैं तो, यदि वो अपने घर आके दे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बैंक बुला लो आप उसको फिर। नहीं, हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम तो आपसे ही बात कर रहे हैं ना जी। हाँ, क्योंकि हमारे उनसे बात करने का अभी है ना स्थिति बनी नहीं है। तो सर वो तो बैंक तो आते हैं ना, मैनेजर साहब खुद बुलाते हैं मेरे सामने। नहीं, वो अब नहीं आ रहे हैं, वहाँ बैंक में नहीं आ रहे हैं। हम ब्रांच में गए थे ना जहाँ से आपने लोन लिया ना अभी। जी, मैं गया था वहाँ पे, अब वो नहीं आते वहाँ पे। अब मालिक जाना सब। हाँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ ब्रांच में, जाऊँगा फिर से एक बार देखते हैं, बात करते हैं। और सर आप क्यों नहीं आ रहा? पहले तो बुलाते थे, वो तो रोज ही कहीं काम मना कर दिया है ना उनने, ब्रांच वालों ने मना कर दिया है। अच्छा। हाँ, तो सर 4 तारीख का देखो ना आप, 4 तारीख में मेरे साथ थे वो 2-3 घंटे। कौन 4 तारीख? अगस्त की सितंबर? अगस्त की 8वां महीना 8वां महीना? हाँ, 8वें महीने की 7 तारीख तो हमने देखे जिस दिन 7 तारीख को तो लोन हुआ था साहब, उस दिन तो वो 7 तारीख को आपने वो 1.5 लाख रुपए निकाले, आप निकाल के निकालते हुए काउंटर पर दिख रहा है मेरे को, वो भी देख लिया मैंने। जी। उस दिन आपने वो कत्थई कलर की शर्ट पहनी थी, है ना? जी सर जी। वो तो मैंने देख लिया। 4 तारीख को तो वो 8 रात के 8 बजे तक थे, 8:15 बजे तक थे मेरे साथ, और शाम के 6 बजे से 8 बजे तक रहे, 8:15 तक। पैसे तो उसने 8 तारीख को ही लिए ना? हाँ, तो सब लोन हुआ था उसी दिन दूंगा, मैं पहले कहाँ से दे दूंगा? हाँ, सही बात है। साइन तो हम देख रहे हैं, हम 4 तारीख का भी देख लेंगे। जी बिल्कुल देखेंगे। आप तो आप मेरे साथ ही देखेंगे, आप उनको ऊपर वाला भी ऊपर से वो मेरे साथ में, और मैनेजर साहब के पास भी लेके गए थे वो मेरे को साथ में। हाँ। तो उसमें कुछ दिख रहा था, तब मैनेजर साहब से वो थोड़ी सी केला के नहीं साहब कर दो आप, तो ये फलाना उनकी बात से होके। अब आपसे पैसे देने की वापिस बोल रहे हैं ना, आप ले लें उससे।
है ना। जी, हम तो समझ रहे थे सर, अपने को तो अपना पैसा वापस मिल जाए और क्या चाहिए। सही है सर, सही है। अरे साहब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास तो साहब। बताओ भैया डील का क्या करना है यार। तो सर देखता हूँ सर, मैं आता हूँ 1-2 दिन में। हाँ ठीक है, ठीक है ना सर। ठीक है। तो देखा आपने और सुना भी, और जिस तरीके से सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि क्या कुछ हुआ है। अब इंतज़ार सिर्फ उन गुनहगारों पर को सज़ा दिलाने का है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। राजाराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजाराम, इस पूरे घटनाक्रम के बाद बात तो यहाँ तक हो गई थी कि शायद वो पैसे वापस दे दे, अब बचना होगा तो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता में अब लेकिन क्या कर लेंगे, पैसा तो चला गया, वापस आके क्या होगा। आज ठीक है, लेकिन कल आगे चल के वो वापस से कौन सा दबाव बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। कार्रवाई कौन करेगा? कानून करेगा। लेकिन कानून जब पूरी जांच पड़ताल करेगा, तमाम चीजें होंगी, उनके प्रूफ जाएंगे, ऑडियोज जाएंगे, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर होता आया है। अभी फिलहाल में आपको लगता है कि जो इनकी साठगांठ थी, अब इससे ये बाहर निकल पाएंगे? आपका क्या माने, आपने क्या सोचा है? सर मैंने क्या सोचा, अब तो ये तो भगवान ही जाने। अब क्या है, इनकी तो अधिकारियों से अच्छी पकड़ है, तो हम जैसे लोग तो बस खाली उम्मीद ही कर सकते हैं न्याय की बस। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि न्याय मिले और मैं सुरक्षित रहूँ सर, बस और क्या है, बस मैं यही चाहता हूँ बस। ठीक है, और ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। मेरे जैसे कई हजारों भोपाल में ऐसे कर्मचारी हैं जो बेचारे परेशान हैं। हाँ बिल्कुल, पैसा दे देते हैं बेचारे, मगर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते। ठीक है, ले लिए भैया, कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो गया। हमें 2 लाख रुपए चाहिए तो 1.5 लाख तो मिल ही गए, हमारे 50,000 भले चाहे हमने दलाल को दे दिए, तो बेचारे उसी में खुश रह जाते हैं, बस उनकी इतनी खुशी रहती है और कुछ नहीं था। लेकिन ये गलत है, आम आदमी को ऐसे मत ठगिए। देखिए ये बहुत गलत है और रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको, आप वो काम जो कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको जो सरकार है, जो संस्थान है, वो पैसा देता है, वो सैलरी देता है। कहते हैं ना कि अति अच्छी नहीं होती और अति इतनी नहीं करनी चाहिए जो यहाँ पर हुई है। बहुत सारे केसेस हैं, मैं तो फिर कह रही हूँ ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े थे, उनने भी एक खुलासा किया। न जाने क्यों इस स्तर के लोग हैं, क्यों इतनी साठगांठ होती है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। हम बार बार एक मुद्दे पर बात करते, भ्रष्टाचार से बाहर निकले, न जाने कब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। मुझे बहुत लगता है और होना भी चाहिए। जल्दी से धीरेन्द्र जी, क्योंकि समय की सीमा है, अपनी बात रखिएगा। मिडिलमैन मनीष कुमार को कियोस्क दिया जाता है बैंक में जो है वैध करने के लिए। आप समझ सकते हैं कितने मतलब उसके प्रगाढ़ संबंध हैं इन लोगों से। वायर स्टेट बैंक, इस तरह की चीज़ें अगर करते हो, एक लीगल लोगों के साथ कर लो तो कितनी अच्छी बातें हो जाएंगी, जो हमारे देश के लोग चाहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी बैंक की शाखा हमारे लिए करे। इसमें 6 बैंकों की जाँच की जाती है, जिसमें रिपोर्ट आता है उनके खिलाफ दिसंबर 20 में, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर जाती है, और 21 में उन्हें CSP बना करके वैधता दे दी जाती है। ये कैसा मतलब लूट चल रहा है। इसमें 6 ब्रांच अरेरा हिल्स, नेहरू नगर, शक्ति नगर, रॉयल मार्केट, कोलार रोड और जवाहर चौक, जबकि जिस ब्रांच को जांच होनी चाहिए हबीबगंज वाले की, उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरे 3 बैंकों को उसमें जोड़ लिया जाता है जो अच्छे बैंक हैं, और उस पर जांच रिपोर्ट लगा दी जाती है और लिपापोती करके सब कुछ बचा लिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मिडल मैन की कितनी पावर इन लोगों ने बढ़ा रखी है। बिल्कुल। तो चलिए, मिडिल मैन, अब इनको मिडिल मैन के नाम से जान रहे थे। मिडिल मैन तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, इस मंच के माध्यम से आज हमारे साथ पीड़ित और शिकायतकर्ता दोनों थे, और धीरेन्द्र जी ने भी साफ कहा है कि यदि ये सोच रहे हैं कि हो गया बस यहीं तक सीमित है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बात और आगे तक जाएगी। और अब एक मकसद है जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि ऐसे जो दोषी हैं, ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं जो रिश्वत लेते हैं या नीचे से ऊपर तक जो शीर्ष के दिग्गज हैं, पहली बात तो ये कृत्य उन्हें शोभा नहीं देता, और उन्हें किया है, पहली बार नहीं किया, ऐसा वो लगातार न जाने कब से करते आ रहे थे। तो अब सलाखों के पीछे जाना उनका बिल्कुल तय है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए, और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसा मुद्दा था जो समाज से जुड़ा हुआ है। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस गिरोह में फंसे होंगे, इस तरह से उनके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आगे ना हो, इसलिए जो जिम्मेदार हैं, जिन तमाम लोगों के नाम यहाँ सामने आए हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।